नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और इससे पहले हमने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करवा चुकी है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखें। ऑफिशियल प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण करवाया गया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणां पक्तिरियं कस्याः विद्यया संदर्भे अस्ति। तो यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। सर्वप्रथम आचार्य कौटिल्य ने शुक्राचार्य और बृहस्पति के लिए नमस्कार किया है। नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। तदनंतरम विद्या समुद्देश्य अन्वीक्षकी आदि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च विद्या। ये आपकी अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति, ये 4 विद्याएं वो मानते हैं। कौन? कौटिल्य। अन्वीक्षकी के विषय में कहते हैं, प्रतीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्वकर्मणाम, आश्रयः सर्वधर्माणाम, शाश्वत अन्वीक्षकी मतः। तो ये हमारा अन्वीक्षकी विद्या के विषय में जो है कहा गया है। अब त्रयी के विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं साम ऋग यजुर्वेदास्त्रयी। और वार्ता के विषय में कहते हैं कृषि पशुपाल्य वाणिज्याचा वार्ता। दंड नीति के विषय में कहते हैं अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः तस्य दंड नीतिर्भवति तस्य नीति दंड नीति ही। तो इस तरीके से वहाँ पर करा गया है। अन्वीक्षकी के विषय में यह पंक्ति जो है आपकी मिलती है। इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौटिल्य मते कृषि पशुपाल्य वाणिज्य इति वार्ता क्षमा कीजिए इति विषयाः सन्ति। तो इससे पहले ही हमने त्रयी दंड नीति वार्ता और अन्वीक्षकी के विषय में देखा है। तो यह आपका वार्ता के विषय में कहते हैं कृषि पशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता। कृषि पशुपालन और व्यापार ये वार्ता विद्या के विषय हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और वार्ता दंड नीति, त्रयी वार्ता दंड नीति ये मनु के अनुयायी मानते हैं। बृहस्पति के अनुयायी केवल 2 ही मानते हैं। कौन कौन से? दंड नीति और वार्ता। इसके बाद शुक्राचार्य के अनुयायी केवल दंड नीति को मानते हैं। इस तरीके से अनेक जो है आपके मत के अनुयायी अनेक विद्या मानते हैं। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 143। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुमते अनारोग्यम अनायुष्यम स्वर्गम चा अस्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह प्रश्न जो है कहाँ से है। तो यह प्रश्न हमारा मनुस्मृति से है। मनुस्मृति के 2वें अध्याय में अति भोजन के दोषों में जो है गिना गया है। कौन कौन सा? ये जो है हमारा प्रश्न जो है अत्यधिक भोजन के दोष से संबंधित है। तो हमसे पूछा गया है कि ये क्या है आपका? तो ये अविद्या नहीं है, उच्छिष्ट भोजनम नहीं है, अवशिष्ट भोजनम नहीं है, बल्कि अति भोजन के विषय में उसका दोष बताया गया है। क्या क्या है वो? तो कहते हैं कि 2 अध्याय की 57 नंबर का श्लोक है। उसमें कहते हैं अनारोग्यम आयुष्यम स्वर्गम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् परिवर्जयेत। अर्थात अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग, पुण्य का नाशक और लोक निंदित है, इसलिए उसे त्याग दे। अत्यधिक भोजन न करें। इसलिए इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 144 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुस्मृत्यानुसारम कति पाक यज्ञाः। तो मनुस्मृति में कितने पाक के यज्ञ हैं हमें
ये देखना है। तो धर्मशास्त्रीय ग्रंथ के अंतर्गत परिगणित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में 4 प्रकार के पाक यज्ञों का वर्णन है। तो 4 प्रकार के पाक यज्ञों का वर्णन है, तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलाम नाहंति षोडशीम। अर्थात जो विधि यज्ञ सहित 4 पाक यज्ञ हैं, कौन कौन से हैं वो? वैश्वदेव होम, बलि कर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि भोजन। इनको ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं अथवा क्रम से पूछे जा सकते हैं। तो वे सब पाक यज्ञ की 16वीं कला के योग्य भी नहीं हैं। तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में क्षत्रियों के 5 कर्म भी बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रजा नाम रक्षणम, दानम इत्याध्ययनम एव च, विषयेषु प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। और अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। और इसके बाद काम से उत्पन्न दोषों की संख्या 10 बताई गई है और क्रोध से उत्पन्न दोषों की संख्या 8 बताई गई है। काम से उत्पन्न दोष 10 कौन कौन से हैं? मृगाक्षो दिवाह स्वप्नः, परिवादः, स्त्रियो मदः, तौर्यत्रिकम वृथाट्याच, कामजो दशकोगढ़। इस तरीके से हमने मनुस्मृति के जो है उसमें 4 पाक यज्ञ की चर्चा करी गई है और कुछ विशेष तथ्यों को भी हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो 145 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में 145 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, विभागम चेत पिता कुर्यात् शिष्टया, विभागम चेत पिता कुर्यात् दिष्टया, विभजेत सुता इति कस्य ग्रंथस्य वचनमस्ति। यह किस ग्रंथ का हमारा जो है वचन है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यह जो हमारा श्लोक है याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय से उद्धृत है, जिसमें दाय के 2 भेद करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विभागम चेत पिता कुर्यात् दीक्षया विभजेत सुतान् ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा स्युः समांसिनः। अर्थात यदि पिता संपत्ति का विभाग करे तो उसे अपनी इच्छा अनुसार पुत्रों में बांटे। ज्येष्ठ पुत्र को ज्येष्ठ भाग, मछली को मध्यम भाग और सबसे छोटे को कनिष्ठ भाग देकर विभाजन करे अथवा सबको समान अंश दे। याज्ञवल्क्य स्मृति में लेख्य के 2 प्रकार बताए गए हैं। यह कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम लेख्यम तो साक्षीमत कार्यम तस्मिन् धनिक पूर्वकम। अर्थात जब धनी और अधर्मण ऋण में अपनी इच्छा से परस्पर कोई बात तय हुई हो तो साक्षियों के सामने उसे लिख देना चाहिए, लेख में धनिक का उल्लेख करें। तो मुख्य रूप से यह हमारा श्लोक जो है याज्ञवल्क्य स्मृति से है। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 146, हाँ जी, इस प्रश्न में पूछा गया है कि नमो अरिहंतानाम नमो संविधानम एरेण महाराजेन इति वाक्यम कस्मिन् अभिलेखे प्राप्यते। यह वाक्य जो है किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो सबसे पहले इलाहाबाद लेख दिया गया है, तो इसके विषय में देखते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश मूल रूप से कौशाम्बी में था, जहाँ से इलाहाबाद में लाया गया है। इसकी भाषा आपकी ब्राह्मी है। काल समुद्रगुप्त का और विषय इसमें समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन है। तो मुख्य रूप से इसमें यह जो है हमारा नहीं प्राप्त होता है। यह पंक्ति वाक्य जो है, अच्छा, सीमावर्ती राज्यों की विजय जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख में वर्णित है। तो राजतंत्र और गणतंत्र ये चीज़ें ठीक है, छोड़िए।
अब ऐहोल शिलालेख के विषय में देखें तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल लेख है। ऐहोल बीजापुर में संस्कृत भाषा है, दक्षिण ब्राह्मी है लिपि इसकी। और पुलकेशिन द्वितीय तक चालुक्य शासकों का वर्णन तथा पुलकेशिन द्वितीय की कीर्ति का उल्लेख है। और इसमें मूल पंक्ति क्या मिलती है? ए ना योजी न वेश्म स्थिरम अर्थ विधौ विवेकिना जिन वेश्म सविजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। तो ये मुख्य रूप से हमारा ये पंक्ति तो हमसे पूछी नहीं गई है, किंतु पूछी जा सकती है, तो ध्यान रहे कि यह ऐहोल शिलालेख का है। तो इस तरीके से ये दोनों विकल्प तो गलत हो गए। अब गिरनार के विषय में देख लें तो रुद्रदामन का गिरनार जो है अभिलेख शिलालेख जूनागढ़ में प्राप्त होता है। गुजरात जूनागढ़ में संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। और इसमें विषय जो है सुदर्शन तड़ाक का इतिवृत्त पुनर्निर्माण तथा रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। और इसमें कहीं पर भी ये नमो अरिहंता नाम नमो संविधानम ऐसी पंक्ति का उल्लेख नहीं होता है। तो मुख्य रूप से हम अब देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में, जहाँ की यह पंक्ति है। तो हाथी गुम्फा पहाड़ी उदयगिरी उड़ीसा भुवनेश्वर पुरी जिला वहाँ का अभिलेख है। और लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत से प्रभावित प्राकृत है। और विषय कलिंग नरेश खारवेल का जीवन वृत्त चेदीराज वंशवृद्धि महाराज महामेध वाहन वर्णन है। खारवेल चेदी कुल का शासक था तथा यह जैन धर्मावलंबी था। अब उसमें वहाँ पर ये पंक्ति मिलती है कि नमो अरिहंता नाम नमो संविधानम एरड महाराजेन महावेद्य वाहनेन चेती। इस तरीके से अर्थात अरहतों को नमस्कार है, सब सिद्धों को नमस्कार है। इस लेख को जो है पढ़ने का प्रयास सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो इस तरीके से यह प्रश्न हमारा जो है ये पंक्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 147 इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्तनानां केन अभिलेखेन सह कस्य संबंधः समीचीनां तालिकां चिनुत। किस अभिलेख के साथ किसका संबंध जो है उचित है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख और पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख। हमारा जो ए का 4, बी का 1, इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तो हमें पहला ही विकल्प सही उत्तर मिल जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 148। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख की भाषा क्या है? तो सारनाथ कनिघ प्रथम कालीन सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, इसका स्थान है सारनाथ जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश। और भाषा इसकी प्राकृत संस्कृत से प्रभावित है। तो प्राकृत है, संस्कृत से प्रभावित है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हालांकि हमारे विकल्प में संस्कृत भी दिया है, प्राकृत भी दिया है, किंतु यह प्राकृत है, संस्कृत से प्रभावित है, इसलिए प्राकृत माना जाएगा। और लिपि ब्राह्मी है, प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध है समय। और विषय इसमें भिक्षु बल द्वारा विभिन्न लोगों के साथ क्षत्र और यष्टि की स्थापना हित और सुख के लिए। तो ये तो हो गई इस जो है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख की बात, इससे संबंधित तथ्य। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। हालांकि प्राकृत नहीं होता तो हम संस्कृत भी लगा सकते थे, किंतु संस्कृत से प्रभावित और प्राकृत है, पाली नहीं है, यहाँ पर अपभ्रंश भी नहीं है इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है यशोधर्मणः मंदसौर स्तंभलेखस्य लिपि अस्ति। तो हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी स्तंभलेख अभिलेख इत्यादि हैं, सबकी लिपि लगभग ब्राह्मी है।
केवल अशोक के अभिलेखों के विषय में देखें तो उनमें अनेक लिपियाँ मिलती हैं। तो हमारा यशोधर्मण अभिलेख जो है मंदसौर का, इसमें लिपि तो ब्राह्मी ही है। चलिए इससे संबंधित थोड़े तथ्यों को भी देख लेते हैं। यशोधर्मण 6ठी शताब्दी के आरंभिक काल में मालवा के राजा महाराज थे। 6ठी शताब्दी के ईस्वी के द्वितीय चरण में मालवा प्रांत के स्थानीय शासक के रूप में आगे बढ़कर यशोधर्मण पूरे उत्तरी भारत पर छा गया। यह लेख मंदसौर मध्य प्रदेश में नगर नदी के बाएं किनारे पर स्थित महादेव घाट की सीढ़ियों पर लगे एक शिला फलक पर अंकित मिला। इसे 1885 में पीटर पेटरसन ने प्रकाशित किया, किंतु इसे ढूंढ निकालने का श्रेय फ्लीट के एक लिपिक को दिया जाता है, जिसे उन्होंने वहां यशोधर्मण के अभिलेख की प्रतिलिपि करने के लिए भेजा था। तदनंतर फ्लीट ने इसे संपादन कर प्रकाशित किया। बाद में उनके पाठ, अनुवाद एवं व्याख्या संबंधी भूलों को लेकर अनेक लेख प्रकाशित हुए। इस लेख की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। तो भाषा इसकी संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। हमसे लिपि ही पूछी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह इस प्रश्न पत्र का और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अशोकस्य शाहबाजगढ़ी अभिलेखः कुत्र प्राप्यते। अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वह कहाँ प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। अशोक जो है पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। दक्षिण भारत में अशोक के जो भी अभिलेख मिले वे अधिकतर दक्षिण के सोने की खानों के आसपास मिले। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब शिलालेख को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है: दीर्घ शिलालेख और गुह्य शिलालेख। दीर्घ शिलालेख के अंतर्गत इनके 14 शिलालेख पाए जाते हैं और यह 14 शिलालेखों का जो है 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, कहाँ कहाँ से? तो शाहबाजगढ़ी शिलालेख जो कि हमसे पूछा गया है, ये पाकिस्तान के पेशावर ज़िले से। हाँ जी, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पाकिस्तान के पेशावर ज़िले से मिला है 1836 ईस्वी में। और मानसेहरा जो है वो पाकिस्तान के हाजरा ज़िले से मिला है। कालसी उत्तराखंड का देहरादून ज़िला और गिरनार गुजरात के जूनागढ़ ज़िले से मिला है। एदगुड़ी आंध्र प्रदेश के करनूल ज़िला से मिला है। धौली उड़ीसा के पुरी ज़िला से मिला है। जौगढ़ जो है वो आपका ओडिशा का गंजाम जिला से मिला है और सोपारा महाराष्ट्र के ठाणे जिला से मिला है। इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इसके बाद की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2019 के, उन सब का प्रश्न पत्र विश्लेषण अच्छे से करवाया गया है। जाकर प्लेलिस्ट में देखें और लाभ उठाएं और चैनल पर जुड़े रहें ताकि इसके बाद हम लगातार प्रश्नोत्तरी करवाते रहेंगे, तो उसका लाभ उठाएं। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।